तो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था, लास्ट टाइम हम लोग इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे थे जिसमें हमने मल्टीपल इफ्स, इफ, एल इफ, लैडर वो सब पढ़ा था। और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी को आगे लेके जाते हैं। नेस्टेड इफ पे हमने शायद लास्ट टॉपिक छोड़ा जहां पे हम लोग नेस्टेड इफ देख रहे थे। आज हम क्या करते हैं, इन्हीं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग का क्या मतलब होता है कि आपको जो आपका जनरल फ्लो ऑफ कोड जो होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है, लेकिन समटाइम्स वी वांट कि हमारा कोड डाइवर्ट हो जाए, कि या तो एक ब्रांच लूं या तो दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच लूं। देयर कैन बी मल्टीपल कंडीशंस बेस्ड ऑन विच यू ब्रांच। तो यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से। तो आज मैं आपको क्या बताता हूं, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमने पढ़े, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं इफ के केस में, इफ और एल्स में। जैसे हमने देखा कि नेस्टेड इफ सपोज आपको करना है, आपको नेस्टेड इफ में क्या होता है, पहले इफ लगाते हो और उसके अंदर एक इफ लगाते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते कि दो इफ लगाते, आप दो कंडीशन लगाना चाहिए। सपोज आपके पास इफ कंडीशन 1 था, तो यहाँ पे आपके पास इफ बाहर वाले लेवल 1 इफ का कोड ब्लॉक था, तो उसके बाद क्या करते, यहाँ पे लिख रहे थे इफ कंडीशन 2 और इस वाले का कोड ब्लॉक था। अगर मैं यहां आपको बताऊं कि ये जो ब्लू वाला कोड ब्लॉक है, ये वाला कोड ब्लॉक, ये कब चलेगा, तो ये लेवल 1 वाला इफ है, ये लेवल 2 वाला इफ है, दिस इज लेवल 2 इफ सेकंड वाला। तो लेवल ये जो ब्लू ब्लॉक है ये कब रन होगा, जब कंडीशन 1 भी ट्रू होगी, व्हेन कंडीशन 1 विल बी ट्रू और कंडीशन 2 भी ट्रू होगी, तब जाके ये चलेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन सेकंड भी ट्रू है, तब ये ब्लू ब्लॉक चलेगा। अगर तो इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई या दोनों कंडीशन फॉल्स है, तब ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये एंड का बिहेवियर है, एंड ऐसे ही बिहेव करता था। अगर हम लोगों ने लिखा C1 एंड C2, किस किस को ये लगता है कि ये एंड का बिहेवियर है, जैसे हमने नेस्टेड इफ में लिखा, अगर ये कंडीशन सही होगी और ये भी कंडीशन सही होगी, C2 कंडीशन भी सही होगी, तब जाके ये अंदर वाला ब्लॉक चलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये बिहेवियर इज टिपिकल एंड का बिहेवियर, कि दोनों कंडीशन सही होगी तब जाके कोई कोड ब्लॉक चलेगा। तो इसको मैं शॉर्टकट में क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि मैं लिखूंगा इफ C1 एंड C2, तब जाके ये ब्लू ब्लॉक चलाओ, तब जाके ये ब्लू ब्लॉक चलाओ। किस किस को ये बात समझ आई जो मैं यहां पे बता रहा हूं, किस किस को ये समझ आया? तो यहां पे आपने देखा कि मैंने क्या किया, नेस्टेड इफ को मैंने लॉजिकल ऑपरेटर से रिमूव कर सकता हूं मैं। अगर मेरे पास कोई और कंडीशन, सपोज मेरे पास यहाँ पे पहला कंडीशन था, फिर मैं दूसरी कंडीशन चेक कर रहा था और बीच में मान लेता हूं कोई कोड नहीं था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब मेरे पास क्या है, दो कंडीशन है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है और मुझे दिया हुआ है कि रेन हो रहा है कि नहीं। मैं कोड लिखूंगा और आई विल शो यू दैट कोड। यहाँ पे आपको कोड विंडो दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें आप कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। कोड लिखने में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। स्टार्ट में हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा टेम्परेचर इज 32, अगर 32 का टेम्परेचर है। अब फिर दूसरा कंडीशन में लिख रहा हूँ रेनिंग। अब मैं और एक वेरिएबल लिख रहा हूँ रेनिंग इज ट्रू, यानी कि टेम्परेचर 32 डिग्री है, रेनिंग ट्रू, यानी कि रेन पड़ रही है उस टाइम पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नेस्टेड इफ भी लिख सकता हूँ, मैं मल्टीपल कंडीशन को एंड भी कर सकता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर से कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बहुत गर्मी भी है और बारिश भी हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, तो गर्मी है, तो उसका मतलब मुझे पता होता है गर्मी है। एंड रेनिंग, अगर रेनिंग ट्रू हुआ तब रेन भी हो रही है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन ट्रू। यहाँ पे देखो आप, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 32, इज ग्रेटर देन 30, कि मैं चेक कर रहा हूँ कि टेम्परेचर ग्रेटर है 30 से, इसका मतलब है बहुत गर्मी है। एंड देन रेनिंग, रेन भी हो रही है, तो यहाँ मैं प्रिंट कर सकता हूँ कोई स्टेटमेंट। आई विल प्रिंट इट इज हॉट एंड इट इज रेनिंग, टेक एन अम्ब्रेला भी ले लो एंड स्टे हाइड्रेटेड। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट इज हॉट एंड रेनिंग, टेक एन अम्ब्रेला एंड स्टे हाइड्रेटेड। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने क्या किया, दो कंडीशंस को मैंने मर्ज किया एंड ऑपरेशन से। जब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तब जाके ये प्रिंट होगा। और फिर मैं एक और लाइन प्रिंट करता हूं यहाँ पे, प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। ये मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। जैसे मैं इसको रन करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि पहली कंडीशन दिस C1 इज ऑल्सो ट्रू, और ये रेनिंग वाला कंडीशन भी ठीक हो रहा है, तब जाके ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको रन करूं, आप देख सकते हो एक तो ये इट्स हॉट एंड रेनिंग आ रहा है और एंड ऑफ प्रोग्राम भी आ रहा है। इसी को अगर मुझे नेस्टेड वे में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ये एंड को हटा के, ठीक है, और दूसरा इफ इंट्रोड्यूस करूंगा, इफ रेनिंग, और इसकी बॉडी में लिखता हूं इसको। यहां पे आपको क्या समझ आया कि पहले मैंने इफ रेनिंग ये लिखा, जब तक ये ठीक हो जाएगा उसके बाद ही ये बॉडी चलेगी। ये जो पूरी बॉडी है ये लेवल 1 इफ की बॉडी है। तो इसमें फिर सेकंड इफ हम लोग चेक करें, लेवल 2 में क्या हो रहा है, इफ रेनिंग, अगर तो बारिश हो, अगर तो ये भी ट्रू हुआ, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू है ही, तब जाके ये प्रिंट होगा। आप देखोगे इन दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। बेसिकली जो मैंने पहले लिखा और जो मैंने अब लिखा ये इक्विवेलेंट है। अगर मैं फिर से रन करूंगा, यू कैन सी ये फिर से यही आंसर आया।
तो नेस्टेड इफ में अगर आपको यहाँ ऐसे कंडीशन दिया जाए तो इसको आप एंड से रिप्लेस कर सकते हो, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंड। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको एंड से रिप्लेस किया, एंड को इससे रिप्लेस किया, इक्विवेलेंट था। मैं वापस जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे फिर से एंड लिख सकता हूँ, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है इन दोनों का, अगर मैं वापस जाऊं, फर्क यहाँ पे आता है कि अगर इसके बीच में और कोड लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे पहले इफ कंडीशन में कुछ और कोड लिखा हुआ है, प्रिंट, सपोज मैं किसी का नाम यहाँ पे प्रिंट करता हूं और उसके बाद मैं किसी कुछ और चीज कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा 2+3, ये भी प्रिंट कर रहा हूँ, 20+60 ऐसा कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद भी प्रिंट किया, सपोज यहाँ पे मैंने फिर से कुछ इफ के बाद मैंने प्रिंट किया, सपोज दिस स्टेटमेंट इफ का था, ये नेस्टेड इफ का था, और यहाँ पे मैंने फिर से कुछ प्रिंट कर दिया, प्रिंट हेलो देयर, ये मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता एंड से, क्यों? क्योंकि इस इफ की बॉडी में सिर्फ ये इफ नहीं है, इसमें और भी कोड है, तो इसमें और भी कोड लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ वो नेस्टेड इफ रिप्लेस करने हैं जहां पे डायरेक्ट इफ एंड इफ लिखा हुआ है, यानी इफ के बाद अंदर में इफ लिखा हुआ है और बीच में कुछ कोड नहीं लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मैं ये रन करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कोड रन हो रहा है, ताबिश 80, इट इज हॉट एंड रेनी, हेलो देयर, एंड ऑफ प्रोग्राम, ये सब प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे गलती से क्या करूंगा, मैं ये जो है ये वाला पोर्शन जो इफ वाला पोर्शन है और ये मैं यहाँ पे सपोज ले जाऊं, मेरा टेम्परेचर 30 अगर सही है, मुझे ये प्रिंट कराना ही था कि ये 30 अगर टेम्परेचर है, फिर मुझे ये कंडीशन चेक करनी थी। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज फॉल्स कर दूं, तो इफ आई राइट फॉल्स ओवर हियर, और यहाँ पे मैं ये कंडीशन हटवा दूं, अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं, ठीक है, और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको मैं इफ के अंदर ले आऊं, यानी पहले वाले इफ के अंदर, और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको एंड करके जो दूसरा वाला ट्रेनिंग है ये कर दूं। मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही टेम्परेचर 30 हो तो ये तो प्रिंट हो एटलीस्ट कि प्रिंट ताबिश 60, ये वाला प्रिंट नहीं होना चाहिए जो उस इफ के साथ एसोसिएट था, और ये भी प्रिंट होना चाहिए। लेकिन आपको पता है अभी क्या होगा, अभी ये कोई इसमें से कोई प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा, यू कैन सी, सॉरी कुछ तो एरर आया, हाँ यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं जैसे रन करूंगा यू विल सी सिर्फ एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट हो रहा है, ये पूरा ब्लॉक प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों ब्लॉक प्रिंट नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें से एक कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसने पूरा का पूरा ये ब्लॉक नहीं रन किया। लेकिन मैं क्या चाहता था, सिर्फ ये रन ना हो, तो ऐसे केस में हम लोगों को नेस्टेड इफ को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। नेस्टेड इफ को तभी रिप्लेस करना आप लोग जब आपके आगे पीछे कुछ कोड ना हो, यहाँ पे इसमें रिप्लेस नहीं करना। तो लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो, सब आपको ऐसा सिचुएशन दिया जाए जिसमें आपका इफ लगाया हुआ हो, उसके बाद अंदर इफ लगाया हुआ हो और उसके बाद प्रिंट किया जाता है, तो यहाँ इस केस में क्या करना है, इस केस में आप नेस्टेड इफ्स को रिप्लेस कर सकते हो एंड ऑपरेशन से। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? So now the question that you see on the screen, it was like you are given day was Saturday और आपका holiday was false। ये आपको 2 वेरिएबल्स दिए हुए थे। Now if you see what I did is मैंने आपको और कंडीशन दिया, आपको और पता है कैसे काम करता है, और में से एक एटलीस्ट एक कंडीशन सही होनी चाहिए। और यहाँ पे तुम देख सकते हो डे सैटरडे, तो पहला ही कंडीशन ठीक हो गया, तो ये डायरेक्टली प्रिंट कर सकता है यहाँ पे इसको। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो सीधा प्रिंट होगा, क्योंकि एक कंडीशन का सही होना जरूरी है, और बाकी अगर कंडीशन गलत भी हो सकती है तो दैट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज कुछ और रन यहाँ पे मंडे लिखूं मैं, तब जाके ये प्रिंट नहीं करे, क्योंकि अभी डे इज इक्वल टू सैटरडे भी फॉल्स हो गया, डे इज इक्वल टू संडे भी फॉल्स हो गया, हॉलीडे तो फॉल्स था ही, ठीक है। यहाँ पे ये प्रिंट नहीं करेगा इसको, इस वाले स्टेटमेंट को ये प्रिंट नहीं करेगा आप। और जैसे मैं रन कर रहा हूँ, अब देखो स्क्रीन पे कुछ नहीं आया, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल दिखाया। और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा भी एंड ऑफ प्रोग्राम, ताकि आपको दिखे कि लास्ट में कुछ तो प्रिंट हो रहा है, एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ ये एंड ऑफ प्रोग्राम आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन अब यहाँ पे फॉल्स हुई। मैंने 3 कंडीशन बेसिकली चेक की थी, ये कंडीशन भी फॉल्स हुई, ये कंडीशन भी फॉल्स हुई, क्योंकि मैं चेक कर रहा था संडे भी है क्या, और यहाँ पे मैंने देखा कि हॉलीडे ऑलरेडी वाज फॉल्स। अगर मैं लेकिन यहाँ पे संडे लिखूं तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, ठीक है, दिस कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि डे इज नॉट संडे। लेकिन ये वाला कंडीशन सही हो रहा है, ये वाला कंडीशन का आंसर ट्रू आ रहा है। तो उसके बाद ये देखिएगा ही नहीं हॉलीडे है हॉलीडे नहीं है, तो ये डायरेक्ट इस पे आ जाएगा, डायरेक्टली इस पे आ जाएगा, और उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम दिखाएगा। तो इफ आई रन दिस, यहाँ पे देख सकते हो एक कंडीशन तो सक्सेसफुल हुआ ये वाला, तो इसकी मदद से ये वाला चल गया हमारा, एंड देन वी कैन सी ये एंड ऑफ प्रोग्राम भी हमारा चला। अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर दूं, इर्रेस्पेक्टिव अब मैं ऊपर क्या लिखूं, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू हो गया, ठीक है, बाकी कंडीशन से इसको अब मतलब नहीं है। अगर मैं वापस मंडे कर दूं, पहला कंडीशन गलत है, दूसरा कंडीशन गलत है, ठीक है, लेकिन तीसरा कंडीशन इज ट्रू, तो इट विल स्टिल रन दिस। तो और आपको पता है ऐसे बिहेव करता है। तो मैंने आपको दिखाया कि एंड और भी आप लगा सकते हो कंडीशन में, और बहुत जगह पे ये आपको काम आएगा। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर से उनको कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैं ऐसा करूं, अब यहां पे मैंने इसको फॉल्स लिखा, ठीक है, और यहां पे मैं लिखा और नॉट हॉलीडे,
तो आपको क्या लगता है, प्रिंट होगा नहीं होगा, व्हाट डू यू थिंक? मैंने क्या किया, पहला कंडीशन ठीक हो रहा है कि नहीं, आप मुझे ये बताओ। डे इज इक्वल सैटरडे, ये डे सैटरडे है क्या? व्हाट इज दिस डे? यहां पे इस कंडीशन का क्या हाल होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स? तीसरा ट्रू होगा। यहां पे क्यों? क्योंकि और के बाद ये नॉट हॉलीडे देखेगा, क्योंकि हॉलीडे का मतलब था फॉल्स, और जैसे मैंने इस पे नॉट ऑपरेशन लगाया, नॉट क्या करता है, इन्वर्ट, इसको इन्वर्टर कहते हैं हम लोग। हॉलीडे की जगह ये नॉट हॉलीडे मतलब ट्रू बन जाएगा अब। तो आपको क्या लगता है, ये प्रिंट होगा नहीं प्रिंट होगा? ये वाला जो स्टेटमेंट इफ के अंदर, ये प्रिंट होगा आपके नहीं प्रिंट होगा? ये प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक कंडीशन तो ट्रू हो गई ना, ये वाली एक कंडीशन थी, ये भी ट्रू होगी। तो नाउ इफ आई रन दिस, यू कैन सी कि ये प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसमें ये वाला कंडीशन तो ठीक हुआ, क्योंकि नॉट हॉलीडे मैंने इसको सिर्फ उल्टा करवाया, हॉलीडे फॉल्स था और मैंने नॉट हॉलीडे करवाया और ये प्रिंट हो गया। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? सपोज आप लोग बैंक में हो और आप लोग क्या करते हो, आप लोग लोन अप्रूव करते हो, ठीक है। बैंकर्स क्या करते हैं जनरली, उनको लोन अप्रूव करना पड़ता है, किसी को लोन देना है नहीं देना है वो डिसाइड करना होता है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको लोन अप्रूव करना है नहीं, वो डिपेंड करता है कि पहले लोन किसको दोगे, उसकी एज पहले चेक करना है कि जो लोन लेने वाला बंदा है उसकी एज जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21, यानी उसकी एज 21 या 21 से ज्यादा होनी चाहिए एटलीस्ट। और उसके बाद इनकम कितनी होनी चाहिए उसकी, यानी कि कोई वो जॉब करता है, उसकी इनकम एटलीस्ट मान लो से 50,000 या 50,000 ज्यादा होनी चाहिए, 50K से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। और आपको पता है कि जब क्रेडिट जब आपको दिया जाता है लोन, तो उसमें क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, क्रेडिट स्कोर, ठीक। क्रेडिट स्कोर इज आउट ऑफ 1000, 1000 में से क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, ठीक है। जनरली जिसका जितना हाई स्कोर होता है उसको उतना वो माना जाता है कि ये लोन रिपे करेगा, ये लोन वापस देगा, पैसा वापस देगा, ठीक है। किसी का मान लो कि अगर उसको लोन देना है तो उसका क्रेडिट स्कोर 700 से प्लस होना चाहिए, यानी 700 से ज्यादा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 700, ठीक है। क्योंकि 1000 इज मैक्स स्कोर, 1000 मतलब है कि ये बंदा बिल्कुल टाइम पे लोन रिपे करता है ये सब कुछ, तो इसको आपको लोन देना है। तो आपको आपके पास ये 3 क्राइटेरिया है लोन देने से पहले। तो इसके लिए अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आप कैसे लिखोगे प्रोग्राम? यहां पे आप देख सकते हो मल्टीपल कंडीशन चेक करनी, एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, और तीनों का जरूरी सही होना है, इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे आप एक कंडीशन भी मिस कर दोगे तो आपको लोन अप्रूव नहीं करना है। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑपरेशन यहां पे यूज करना है हमें, एंड और नॉट, क्या यूज करना है? तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, तब तक मैं आपको वेरिएबल लिख रहा हूं यहां पे, जब तक आप डिसाइड करोगे क्या कर। देखो मैं पहले लिख रहा हूं, एज जो है बंदे का 25 है मान लेते हैं, और किसी का इनकम है उसका 60,000 इनकम है, ठीक है। उसका इनकम जो है वो दैट इज 60,000। 60,000 इनकम के बाद मुझे उसका क्रेडिट स्कोर पता करना है। तो क्रेडिट स्कोर मान लो उसने एंटर किया 720 क्रेडिट स्कोर आ गया। तो यहां पे मैं अब क्या लिखूंगा, एंड कंडीशन से कनेक्ट करूंगा और कंडीशन से कनेक्ट करूंगा, व्हाट डू यू थिंक? एंड, क्योंकि यहां पे मैं क्या करूंगा, अब जो भी मैंने आपको यहां राइट हैंड साइड पे लिख के दिया है कि एज उसका 21 होना जरूरी है, इनकम उसका 50,000 ज्यादा होना जरूरी है, क्रेडिट स्कोर 700 से ज्यादा होना जरूरी है, तो तब जाके इसको लोन देना, अदरवाइज लोन अप्रूव नहीं कर देना। इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो लोन नहीं अप्रूव करना। तो अब वो क्या प्रोग्राम क्या करेगा, वो ऐसे करेगा, if age is greater than equal to 21 and income is greater than equal to 50,000 and credit score is greater than equal to 700, तो इसके बाद क्या करना, लोन अप्रूव्ड। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सही होती है तब लोन अप्रूव करना, नहीं तो एल्स में क्या लिखना, अगर इसमें से एक भी कंडीशन गड़बड़ हुई तब एल्स में क्या लिखना, आप लोन नॉट अप्रूव्ड। यहां पे मैं लिखूंगा लोन नॉट या लोन रिजेक्टेड, तो मैं यहां पर रिजेक्ट कर दे रहा हूं लोन। अब इस बंदे का क्या है, जो हमारे पास ये इंसान है, इसकी एज 25 है, इसकी इनकम 60,000 है, इसका क्रेडिट स्कोर 720 है, तो इसमें क्या होगा, ये कंडीशन ठीक हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इनकम इसका 50,000 ज्यादा है, हाँ है। इसका क्रेडिट स्कोर कितना है, 720, चाहिए कितना था, एटलीस्ट 700। तो यहाँ पे जैसे मैं रन करूंगा तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है, दिस आर ऑल ट्रू। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि ये प्रिंट लोन अप्रूव्ड दिखाएगा। यहाँ पे देखो लोन अप्रूव। अगर इसमें से एक भी गलती, सपोज किसी का क्रेडिट स्कोर कम है, उसका 600 है क्रेडिट स्कोर, जैसे मैं रन करूंगा लोन रिजेक्टेड, क्योंकि इन तीनों जगह इन तीनों कंडीशंस का सही होना जरूरी है। अगर ये सही नहीं होगा तब तो प्रॉब्लम है। और इसी को अगर हम लोग को अब हायरार्किकल वे या नेस्टेड इफ में लिखना है, बहुत ही इजी है नेस्टेड इफ में लिखना है, तो उसमें से और फायदे आते हैं हमारे। मैं आपको यही कोड, आप यहाँ पे देखो, इसको मैं सपोज कमेंट करता हूं और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूं, इसको मैंने कमेंट किया, ये कोड देखो आप, और इस कोड को मैं अनकमेंट करता हूं कि एज 25 6000, मैंने इसको अब नेस्टेड इफ से लिखा। अब नेस्टेड इफ में क्या होता है, अगर एज ग्रेटर देन 21, देखो आपने मैंने क्या क्या लिखा, मैंने 3 कंडीशंस लिखी, और पहले इस इफ का अगर तो ये वाला इफ गलत निकला तो इसका एल्स कहां पे, इसका एल्स यहां पे है, देखो ये बाहर वाले इफ यानी लेवल 1 इफ का एल्स नीचे है बिल्कुल। तो अगर उसकी एज 21 से ज्यादा नहीं थी,
तो यहाँ पे यू मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। तो ये हायरार्की में लिखने का ये फायदा है कि आप और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सपोज उसकी एज थी वो 21 से लेस था, तो यहाँ पे आप उसको ये वाला एल्स चलाओगे। अगर तो ये कंडीशन ठीक थी तब ये दूसरे इफ में आएगा। और उसके बाद क्या बताएगा, इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ठीक हुई पहली वाली और ये कंडीशन फॉल्स हुई, तब ये इस वाले एल्स को चलाएगा। यहाँ पे दिखा सकता है ये इनकम इज टू लो, क्योंकि उसको पता है कि एज इसकी ठीक थी लेकिन इनकम इसका गड़बड़ था। तो इस एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एल्स है। अगर आपको यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस दिख रही है तो यहाँ पे आपको दिख सकता है ये इसका कोड ब्लॉक है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन भी ट्रू हुई, और उसके बाद इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तब इसको बताएगा कि क्रेडिट स्कोर इज टू लो, आपका क्रेडिट स्कोर में गड़बड़ है। एज तो आपकी ठीक थी, इनकम भी आपका ठीक था, लेकिन क्रेडिट स्कोर आपका कम है, तो आपको ज्यादा क्रेडिट स्कोर चाहिए ताकि आपका लोन अप्रूव किया जाएगा। और अगर ये कंडीशन भी ट्रू ठीक हुई तब ये लोन अप्रूव दिखाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते थे डिफरेंस क्या है इन केसेस में। ये कोड तो बहुत ही कॉम्पैक्ट था, ये वाला कोड जो है ये कॉम्पैक्ट कोड था, 5-6 लाइंस में मैंने ये कोड लिखा, लेकिन यहाँ पे दो ही मैसेज दिखा सकता हूं मैं, लोन अप्रूव्ड या लोन रिजेक्टेड। दो ही चीज बता रहा था कि लोन आपका अप्रूव हुआ और लोन रिजेक्ट हुआ, ये दो ही चीजें। यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे मैसेज दे सकता हूँ कि आपका लोन क्यों रिजेक्ट हुआ, उसका रीजन भी दे रहा हूँ कि आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, यू मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड, इसलिए रिजेक्ट हो रहा है। और इस केस में मैं बता रहा हूं कि आपका इनकम कम है इसलिए रिजेक्ट हो रहा है। इस केस में बता रहा हूं कि आप क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं है तो इसलिए रिजेक्ट हो रहा है, मैं रीजन के साथ यहां पे दे रहा हूं। तो ये यहां पे फायदा आता है अगर हम लोग नेस्टेड इफ लिखेंगे, आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो इस केस में आप वो नहीं कर सकते हो, इस केस में सिर्फ एक चीज बता सकते हो, लोन रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ। और यहाँ पे आप लोग, क्योंकि आपके पास इफ अलग है और इसका एल्स अलग लिख सकते हो, ये इफ है उसका एल्स अलग है, यहाँ पे इफ अलग लिखा हो और एल्स इसका अलग लिखा हो, लेकिन यहाँ पे आप तीनों कंडीशंस को एक साथ चेक करते हो। लेकिन ये वाला कोड जो है ये बहुत ही एफिशिएंट कोड है, बहुत फास्ट चलेगा। कभी कभी हमें क्या चाहिए होता है, क्योंकि ये जो पहला वाला कोड ब्लॉक जो है, ये वाला कोड जिसको मैं कमेंट अनकमेंट कर रहा हूँ, ये वाला कोड फास्ट है तो बैंक्स में यही चलेगा। क्योंकि आप ये मान लो कि ये कोड चलने में 1 सेकंड लेता है। अब बैंक की मान लो 1000 ब्रांचेस है, उनमें सपोज मान लो 1 मिलियन कंप्यूटर्स है टोटल। अब ये 1 मिलियन बार अगर ये कोड चलाना है दिन में, अगर ये 1 मिलियन बार चलाना, अगर एक सेकंड ही बचाओगे ना तो आप 1 मिलियन सेकंड बचा रहे हो। तो 1 मिलियन सेकंड्स को आप डिवाइड करो टाइम से, आप देखो कितने घंटे बचा सकते हो आप। ठीक है, अगर हम 1 मिलियन को यानी कि 1 मिलियन सेकंड्स को हम लोग डिवाइड करेंगे 60 सेकंड से, या हम लोग उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू 3600 से डिवाइड करेंगे, तो आप देख सकते हो कि एटलीस्ट आप कितने 270 घंटे बचा सकते हो। दिस इज ह्यूज। 1 मिलियन 270 आवर्स बचा सकते हैं हम लोग। और 270 आवर्स का मतलब 270 आवर्स डिवाइड बाय, आप अगर काम 8 घंटे का होता है तो आप 33 दिन बचा सकते हो। सोचो, यानी ये कोड लिखना फायदेमंद क्यों है। आप ये मानो कि इस कोड और इस कोड को चलने में 1 सेकंड का फर्क है, तो बहुत फर्क बोलो, इतना फर्क तो नहीं होगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ये कोड एफिशिएंट है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं करना पड़ रहा और इसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज को डिसाइड कर रहे हैं, मुझे इंफॉर्मेशन ज्यादा देने की जरूरत है नहीं, सिर्फ लोन अप्रूव या लोन रिजेक्ट करो। लेकिन यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा हूँ, इसमें आईओ ऑपरेशंस बहुत हो रहे हैं, इसमें ये प्रिंट करना पड़ रहा है, ये इफ एल्स चेक कर रहा है, ये उसके उसी हिसाब प्रिंट कर रहा है चीजें। तो आप ऐसा मान लो कि ये कोड सपोज अगर फास्ट चलता है, जस्ट 1 सेकंड, 1 सेकंड फास्ट चल रहा है ये इस कोड से, तो मैंने आपको बोला मान लेते हैं कि इस बैंक में 1 मिलियन जो है एम्प्लॉयज है, उनके पास 1 मिलियन कंप्यूटर, 1 मिलियन बार ये चीज चलती है। तो 1 सेकंड अगर आप बचाओगे तो आपने 1 मिलियन सेकंड बचाए। 1 मिलियन सेकंड का मतलब होता है आपने अराउंड सपोज 30 डेज बचाया, आपने 1 महीना बचाया, काम का 1 महीना बचाया रफली। क्योंकि अगर आप देखोगे 1 मिलियन सेकंड को डिवाइड बाय करोगे 3600 से, आपको घंटे मिलेंगे, तो 277 घंटे आते हैं। तो उसको डिवाइड बाय करोगे 8 घंटे से, क्योंकि 8 घंटे ही काम करता है इंसान दिन में, तो 8 घंटे मतलब आपने ऑलमोस्ट 30 वर्किंग डेज बचाए 1 सेकंड के बचाने से, अगर आपका कोड 1 सेकंड भी फास्ट चल रहा है। तो ऐसे एप्लीकेशन में आपको डिसाइड करना होता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कोड को बहुत ही कॉम्पैक्ट एफिशिएंट लिखना चाहिए या ऐसे वर्बोस लिखना चाहिए। वर्बोस मतलब ये बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप लोगों को एफिशिएंसी वाले, ये एफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम पे। तो अगर मुझे सपोज बताया जाए, तो अगर तो ये बहुत छोटा मोटा बैंक है और मुझे कोड का ये रीजन बताना है, तो मैं शायद इसको रिजेक्ट करूंगा। मैं बताऊंगा नहीं ये वाला दे दो, ताकि उस अप्रूवर को पता होगा कि मैं इसका लोन क्यों रिजेक्ट हो रहा है, वो उसको रीजन बता सकता है, तुम्हारा लोन इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है। तुम्हारा, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कंडीशन थी, शायद लोन के देने में 10 कंडीशन चेक किया जाता है, तो वो बता देगा उसको कि आपकी कौन सी कंडीशन मिस हो रही थी, तो इस वजह से आपको हम लोग लोन नहीं दे रहे थे। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यहां पे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ये नेस्टेड इफ से या लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास मूवी टिकट प्राइसिंग है। सपोज यहाँ पे जब मूवी रिलीज होती है तो थिएटर में रिलीज होती है, तो फिर उसका क्या होता है, स्टूडेंट को कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, और जो एडल्ट होता है या सीनियर सिटीजन को उनको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। तो उस बेसिस पे हम लोग को क्या करना है कि उस बेसिस पे हम लोग को टिकट का प्राइसिंग रखना है। मान लो टिकट का प्राइस क्या करना है,
अगर तो किसी की एज 12 से कम थी तो उसके टिकट के लिए 5 रुपए का प्राइस लगेगा। जैसे आप लोग कभी पार्क में जाते हो तो पार्क में भी यही चीज होता है कि वहां पे बच्चों की टिकट अलग लगती है, बूढ़ों की टिकट अलग लगती है, एडल्ट्स की टिकट अलग लगती है। कोई बच्चा अगर 12 साल से छोटा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये बच्ची कैटेगरी में आएगा, तो उसको हम लोग 5 रुपए का टिकट देंगे। लेकिन अगर तो किसी की एज लेस देन 18 थी, वो 12 साल का तो नहीं था, लेकिन वो थोड़ा 12 साल से बड़ा था लेकिन 18 से कम थी, और वो स्टूडेंट था, तब उसकी 8 रुपए टिकट, यानी स्टूडेंट की 8 रुपए टिकट। लेकिन स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट? जो 12 से कम होगा, इसीलिए 18 से कम होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सपोज कोई बंदा जिसकी एज 65 है और वो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, 65 और वो सीनियर है, या तो 65 एज है उसकी, या तो उसके पास कोई कार्ड है सीनियर सिटीजन वाला, तो उसको हम लोग 7 रुपए की टिकट देंगे, या तो हम लोग जनरल 12 रुपए की टिकट देते हैं। दिस इज आवर कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है? हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास एज जो है लेस देन 5, ये बच्चा है, ये बच्चे की कैटेगरी में आएगा, जो लेस देन सपोज 12, उसको हम लोग 15 रुपए की टिकट देंगे इस बंदे को। अगर लेस देन 18 और वो स्टूडेंट था, एंड स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट नहीं था तब तो हम, अगर वो काम कर रहा है तब तो हम उसको बराबर टिकट देंगे। लेकिन अगर लेस देन 18 और स्टूडेंट था एंड स्टूडेंट, तो उसको हम लोग 7 रुपए की टिकट देते हैं। इसको हम लोग 10 रुपए की टिकट प्रॉब्लली देते हैं। आई अगेन चेक, इसको 8 रुपए की टिकट देते हैं, सो दैट यू राइट द सेम कोड। उसको 8 रुपए की टिकट मिलती है। अगर कोई बंदा जिसकी एज 65 से ज्यादा थी या बराबर थी, या तो वो क्या था, या तो वो सीनियर सिटीजन था, यानी सीनियर सिटीजन का कार्ड उसके पास था, तो उसको 7 रुपए की टिकट दे दो, बाकी सबको 12 रुपए की टिकट दे दो। ये प्रोग्राम हमें लिखना है। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन लेना है। आप लोग इनपुट भी करा सकते हो, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोड इसका वैल्यू लिख देता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा कि उसका एज 16 है, इसका वो स्टूडेंट है कि हाँ स्टूडेंट है, वो सपोज इज सीनियर सिटीजन, नो वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसका कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूं। मैं लिखूंगा इफ एज इज लेस देन 12, अगर तो इसकी एज कम थी 12 से, तो प्राइस कितना है? 5 रुपए, तो उसको 5 रुपए पे करना पड़ेगा। और अब यहां पे क्या करना है, यहां दूसरे केस में अगर आप देखो, उसकी एज अगर तो लेस देन 18 है, और यानी इसका क्या करना है, एंड ऑपरेशन लगाना है मुझे। यहां पे दोनों कंडीशन को चेक करना है, इसलिए मुझे यहां पे लॉजिकल एंड लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे मैं एल इफ लगा रहा हूं, तो एल इफ एज इज लेस देन 18, अगर उसका एज लेस देन 18 हुआ और वो स्टूडेंट था, अगर तो वो स्टूडेंट नहीं है तब तो उसको बराबर 12 रुपए लगाना है। अदरवाइज क्या करो, इसका जो इस केस में अगर वो स्टूडेंट है और उसकी एज क्या है, 12 से तो ऊपर है और 18 से लेकिन छोटी एज है उसकी, तो उसको प्राइस हम लोग 8 रुपया करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है, जनरली ऐसा ही होता है पार्क्स में, मूवीज में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एल्स इफ, और यहां पे मुझे क्या चेक करना है, अगर तो उसकी एज 65 से ज्यादा थी या सीनियर सिटीजन था, यहां पे आपको दिख रहा है सीनियर सिटीजन हो सकता है, उसके पास कार्ड हो सकता है सीनियर सिटीजन वाला, और उसकी एज क्या हो सकती है, किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर हो सकती है। अगर आपकी उसकी एज 65 है या वो सीनियर, यहां पे आप देखो और कंडीशन में लगा, इसमें मैंने लॉजिकल एंड लगाया, इसमें लॉजिकल और लगाया, और आपको रैशनल समझ आया कि क्यों और क्यों एंड यूज किया गया है। तो उस बंदे के लिए प्राइस जो है वो 7 रुपए है, ठीक है। नॉर्मल जो प्राइस टिकट का है, लास्ट में मैं एल्स लिखूंगा, नॉर्मल प्राइस जो है वो 12 रुपए का है, तो मैं एल्स 12 रुपए लिख रहा हूं, नॉर्मल 12 रुपए का है। तो अब जैसे ही मैं आउटपुट करूंगा, तो आउटपुट में मैं क्या करूंगा, प्रिंट टिकट प्राइस इज दिस। तो जैसे कोई बंदा आएगा काउंटर पे, उसको बोला जाएगा एज कितनी है तुम्हारी, 16, तुम स्टूडेंट हो कि नहीं हो, हाँ मैं स्टूडेंट हूं, सीनियर सिटीजन तो नहीं होंगे, तो फॉल्स लिख दिया। तो इस केस में आपको क्या लगता है क्या होगा, पहली कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू हो रही है? पहली कंडीशन एज इज लेस देन 12, नहीं एज 16 है, पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है। अब ये सेकंड एल इफ में आएगा, उसमें दो कंडीशन चेक कर रहा है, एज इज लेस देन 18, हाँ है, इसकी एज लेस देन 18 है, इज स्टूडेंट, ये भी ट्रू हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रू हो रहा है, ये पूरा ब्लॉक ट्रू हो रहा है। ये प्राइस को 8 लिख देगा और इस पूरे लूप से बाहर आएगा, लूप तो नहीं, इस पूरे ये एलिफ से बाहर आएगा, और यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रिंट करेगा, इसका टिकट प्राइस 8 रुपए दे दो। अगर मैं रन करूंगा यहाँ पे, आप देख सकते हो डायरेक्टली है टिकट $8, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रुपीज लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर इन रुपीज। कितना रुपीज देना है इसको, ₹8। तो आप देख सकते हो टिकट प्राइस ₹8 आपको देना पड़ेगा। सपोज अगर मैं क्या करूंगा, अगर तो वो स्टूडेंट है, लेकिन वो स्टूडेंट सपोज ग्रेजुएट स्टूडेंट है, 18 साल से ऊपर का है, वो स्टूडेंट सपोज 19 साल का है, तो पहली कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला चलेगा नहीं। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो, एज इज लेस देन 18, ठीक है, लेकिन इसका एज कितना था, 19। अब ये कंडीशन भी फॉल्स हुई। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये इस कंडीशन पे आएगा ही नहीं कि ये स्टूडेंट है कि नहीं, क्योंकि इसका यही कंडीशन फॉल्स हुआ, यहां पे एंड कंडीशन थी, तो इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब कि यही कंडीशन फॉल्स हुई, अब एंड में पता होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब जाके कंडीशन चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यही कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो जब ये फॉल्स हुई तो ये इसको चेक करेगा ही, तो ये दूसरे वाले पे जाएगा,
और फिर बोलेगा इसको एज 65 से ज़्यादा है, नहीं है, सीनियर सिटीजन है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे इसको लगा उसके बाद ये एल्स पे आ जाएगा, इसके लिए प्राइस 12 हो जाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट कैटेगरी में आता है पर इसकी एज 19 है। इन स्टूडेंट्स के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगा कि ₹12। और यहाँ पे आपको दिखा कि मैंने कैसे यूज किया कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। सबको ये समझ आया? तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने देखा कि नेस्टेड इफ, और हम लोग ऐसे इफ को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं, या नॉट इन भी लगा सकते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर भी चेक कर सकते हैं। तो आप आज हमने यही देखा कि कौन चीज किससे रिप्लेस हो सकती है और कब रिप्लेस करना चाहिए। और हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज सीखी, दैट इज एफिशिएंसी, कि कोई भी कोड को आपको एफिशिएंट लिखना पड़ेगा। अगर आप एफिशिएंट लिख रहे हो, आप टाइम बचा रहे हो। अगर आप बहुत कम भी टाइम बचा रहे हो, तो अगर वो मिलियन डिवाइस पे यूज होता तो आप बहुत ही कॉस्ट बचा रहे हो। जैसे मैंने गूगल का एग्जांपल बताया कि अगर आप गूगल में 1 मिली सेकंड बचाओगे, 1 मिली सेकंड आपने बचाया कोई चीज करने में, तो व्हाट विल हैपन देयर इज कि ये 1 मिली सेकंड शायद 1 बिलियन डिवाइस पे चल रहा है, यानी सब लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 8 बिलियन, 8 बिलियन में मान लेते हैं सपोज 4 बिलियन गूगल यूज कर रहे हैं, तो 4 बिलियन मिली सेकंड आपने बचाया, तो इट्स अ ह्यूज टाइम। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से कोड लिखना है कि मैं कोड में कोई इनएफिशिएंसी नहीं लिख दूं, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक जो हमने पढ़ा था, जो मैं पहले बता चुका हूं, यानी हमने देखा कि इफ के साथ हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। और इसमें हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखी, इसमें हमने कपल ऑफ एग्जांपल्स देखी जो आपको खुद से भी करनी है, ठीक है। और भी आपको मैं एग्जांपल देता हूं जो आप खुद से कर सकते हो। मैं यहां पर लिख सकता हूं, सपोज आप ऐसे लॉग इन सिस्टम बना सकते हो जिसमें आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, यानी कि जैसे आप यूजर नेम लगाते हो, पासवर्ड, जब वो करेक्ट होगा तो उसके बाद आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको पता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कि आप अपना यूजर नेम देते हो और उसके बाद अपना पासवर्ड देते हो। जब ये दोनों सही होती है तब आपके फोन पे ओटीपी आता है, या प्रॉब्ली आपके जीमेल में कोड आता है, या आपके पास कोई फिजिकल डिवाइस होगा वो आपको लगाना पड़ता है उसके बाद में। यानी कि यूजर नेम सही और पासवर्ड सही होने के बाद आप एक और चेक लगाते हो, कौन सा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का चेक। तो आप लोग को ये कोड भी लिखना होगा कि आप पहले यूजर नेम एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो, फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ओटीपी भी लिखो, ठीक है। पहले तो ये दोनों की चेक करो ताकि वो 2 फैक्टर पे आ जाए। अगर यही पे गलत था तब जाके आप उसको लॉग इन करने ही नहीं दोगे। लेकिन अगर उसका यूजर नेम सही था, पासवर्ड सही था, और उसके बाद उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे लेके आओ इफ कंडीशन से, और वहां पे उसको कोड एंटर करने को बोलो। अगर कोड उसका सही था तब जाके उसका लॉग इन सक्सेसफुल करा दो, या तो उसको बोलो कि अकाउंट आपका यूजर नेम पासवर्ड तो सही है लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका सही है नहीं, और अकॉर्डिंगली आप उसकी मैसेज प्रिंट कराओ। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो जो भी आज हमने ये एग्जांपल्स करी विद लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक तो ये चीजें आपको करनी है, और ये आपके लिए जो मैंने नहीं किया लेकिन ये आपको करना है विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो विद दिस आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।